हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, 14 दिसंबर सीटेट का एग्ज़ाम है 14 दिसंबर को। तो आज हम हिंदी पेडागोजी की क्लास करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन का लेवल है पूरा सीटेट के जैसा है, ठीक है? कुछ क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर हैं, कुछ को तो प्रीवियस ईयर हैं, कुछ नए हैं। तो आप लोग इस सेशन में लास्ट तक जुड़े रहिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास भी है। तो प्लीज़ आप लोग इस क्लास को एक-एक क्लास को प्लीज़ आप लोग मिस मत करिए। इससे पहले हम ईवीएस की क्लास आपको करवा चुके हैं, ईवीएस की भी क्लास आप लोग देख लीजिए और आगे भी करवाऊँगी। और आज हमारा सेकंड है क्लास है हिंदी का। हिंदी पेडागोजी की आज हमारी सेकंड क्लास है। इससे पहले हमने पहले की क्लास को करवा दिया है, आप लोग जाकर वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है? और जितने लोग चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक ज़रूर पहुँचे। और इस सेशन को आप लोग फटाफट लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए। शेयर क्यों करना है? क्योंकि जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, केबीएस की, डी ट्रिपल एसबी की, क्योंकि उसकी भी वैकेंसी आने वाली है डी ट्रिपल एसबी की। तो आप लोग बस ज़ोरों से लग जाइए। इस बार आपको दिल्ली में टीचर बनना है, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, एक अध्यापिका अपनी कक्षा में समूह चर्चा और सहपाठियों में अंतःक्रियाओं को महत्व देती है। वह विद्यार्थियों की सही बर्तनी या उच्चारण में गलतियों पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देती हैं। वह कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रही हैं? रचनात्मक का, रचनावादी, पारंपरिक या फिर उदारवादी, जिसको एक्लेक्टिक बोलते हैं। एक अध्यापिका है, अपनी कक्षा में समूह चर्चा और सहपाठियों में अंतःक्रियाओं को महत्व देती हैं। वह विद्यार्थियों को सही बर्तन या उच्चारण में गलतियों पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दे रही हैं। वह कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रही हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, रचनावादी। क्या हो जाएगा? रचनावादी। देखिए, बालक जो होता है, बालक के भाषा विकास का स्रोत जो होता है, वो क्या होता है? सामाजिक प्रवेश। क्या होता है? सामाजिक प्रवेश। सामाजिक प्रवेश होता है, ठीक है? और बालक जो होता है समाज में, दोस्तों, बालक समाज में समूह चर्चा, बालक समाज में समूह चर्चा, अंतःक्रिया, अंतःक्रिया के माध्यम से, अंतःक्रिया के माध्यम से, वाद विवाद के माध्यम से, वाद विवाद के माध्यम से, सामाजिक संप्रेषण के माध्यम से, सामाजिक संप्रेषण के माध्यम से क्या करता है? भाषा को सीखता है। सामाजिक रचनावाद के अनुसार अगर हम बात करते हैं, तो बालक भाषा को तब अधिक प्रभावशाली ढंग से सीखेगा जब वे भाषा को दैनिक अपने दैनिक वार्तालाप में, किसमें? दैनिक दैनिक वार्तालाप में प्रयोग करेगा, है ना? दैनिक वार्तालाप में प्रयोग करेगा, तब जो बालक होगा वो भाषा को अच्छे से सीख लेगा, है ना? तो बालक की सही वर्तनी या उच्चारण गलतियों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि इस बात पर हम जोर देते हैं कि बालक अपने विचारों को आत्मविश्वास के साथ अभिव्यक्त कर सके, है ना? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रचनावादी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी टॉपिक पर मानस मंथन करने के बाद भी एक बालिका अपने आप से आर्टिकल नहीं लिख पा रही है, हालांकि वह वयस्क या सहपाठी के मार्गदर्शन में लिख लेती है। इस प्रकार के मार्गदर्शन को क्या कहेंगे? सहपाठी परामर्श कहेंगे, टीम शिक्षण कहेंगे, मदद, जिसको स्कैफोल्डिंग बोलेंगे, या फिर सहपाठी शिक्षण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 100% पूछने के चांस भी हैं। आप लोग कल की क्लास देखकर और ईवीएस की क्लास देखकर अंदाजा लगा सकते हो क्वेश्चन का लेवल कैसा है, पूरा सीटेट की जैसा है। तो प्लीज़ आप लोग इस क्लास को इग्नोर मत करिए। और जितने लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो बस हमारे साथ जुड़े रहिए। यकीन मानिए आपका 100% मार्क्स जरूर आएंगे। चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसके फोल्डिंग। कैसे? देखिए, क्वेश्चन पूछा है, कोई टॉपिक है, उस पर मानस क्या कर रहा है? मंथन करता है। मंथन करने के बाद भी एक बालिका अपने आप से आर्टिकल को नहीं लिख पा रही है, हालांकि वह वयस्क या सहपाठी के मार्गदर्शन में लिख लेती है ना? तो इस मार्गदर्शन को क्या कहेंगे? इसके फोल्डिंग कहेंगे। आपको सीडीपी में डिटेल में बताऊंगी। तो इसकी फोल्डिंग, इसको दोस्तों हम देखिए, कहीं कहीं पेपर में पाड़ पाड़ कर आएगा। हिंदी इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज पर ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि हिंदी में देखिए पाड़ आता है, ढांचा आता है, ढांचा भी आता है, मचान भी बोलते हैं, इसी को मचान भी बोलते हैं, और आलंघन भी बोलते हैं, आलंघन भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इसके फोल्डिंग है। इसका हिंदी में नाम है एमकेओ। एमकेओ द्वारा दी जाने वाली जो टेम्परेरी हेल्प होता है, इसको इसके फोल्डिंग मतलब सहारा प्रदान करना हो चाहते कहते हैं। इसके फोल्डिंग पार का अर्थ क्या होता है? जैसे तत्कालिक मदद करना, जितने सपोर्ट की जरूरत है उतनी मदद देना, बाकी काम उसे स्वयं करने देना, थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है।
है ना। तो ये इसी को क्या कहेंगे, स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। देखिए जैसे कि मैं बताऊंगी, अगर स्कैफोल्डिंग का मतलब ये होता है, जैसे शिक्षार्थी है, शिक्षार्थी अपने लक्ष्य के उस स्तर को प्राप्त करना जिसमें वे दूसरों की मदद लेते हैं और वे इससे अकेले अपने आप नहीं कर सकते हैं, उसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, चलो राइट आंसर तीसरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह अधिगम का एक प्रकार है जिसमें बच्चे को उस स्तरीय मानसिक प्रतिक्रियाओं जैसे बुद्धि या तर्क करना आदि का प्रयोग करना होता है। ऑप्शन पहला है गत्यात्मक कौशल अधिगम, बी है संरचनात्मक अधिगम, सी है मौखिक अधिगम, डी है अवधारणा अधिगम। तो यह अधिगम का एक प्रकार है जिसमें बच्चे को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा जैसे बुद्धि या तर्क करना आदि का प्रयोग करना होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा मौखिक अवधारणा अधिगम। क्या बोलेंगे? अवधारणा अधिगम, कॉन्सेप्ट लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट लर्निंग में क्या होता है ना कि छात्र कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अपनी बुद्धि का, तर्क का और उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा हो जाएगा। गत्यात्मक कौशल अधिगम नहीं होगा, संरचना अधिगम भी में नहीं होगा और मौखिक अधिगम भी नहीं होगा। यहाँ पर हो जाएगा कॉन्सेप्ट लर्निंग। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक होने के नाते आप एक बच्चे की उसके कुल भाषा प्रयोग के लिए प्रशंसा करते हैं। यद्यपि उसने कुछ शब्दों की वर्तनी गलत लिखी है, आप कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रहे हैं? रचनावादी, संरचनात्मक, समग्र भाषा या फिर संप्रेषणात्मक? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन तीसरा हो जाएगा समग्र भाषा। कैसे? होल लैंग्वेज, समग्र भाषा। देखिए समग्र भाषा की अगर मैं बात करती हूँ, किसकी? समग्र भाषा की। तो समग्र भाषा उपागम बच्चों की भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। भाषा की समग्रता की दृष्टि से देखने पर ही भाषा प्रयोग में अर्थ निर्माण की प्रक्रिया बन पाती है। भाषा को टुकड़ों में पढ़ने पर वाक्य का अर्थ गुम हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा समग्र भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कौन सा उपागम विधि बच्चों की भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहजात भाषा, उनकी अपनी सहजात भाषा जिसको मातृभाषा बोलते हैं, का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है? निगेटिव वर्ड है दोस्तों, निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए, प्राकृतिक उपागम होगा, संप्रेषणात्मक उपागम होगा, प्रत्यक्ष विधि होगा या फिर श्रव्य भाषिक विधि होगा? देखिए कौन सा उपागम, कौन सा विधि, कौन सी विधि है जिसमें बच्चे को भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहजात मतलब अपनी मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट। ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर। कैसे? देखिए अगर डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं तो डायरेक्ट मेथड में लक्ष्य भाषा या फिर द्वितीय भाषा, इसी को टारगेट लैंग्वेज को उसी भाषा में सिखाया जाता है। जो टारगेट लैंग्वेज होती है ना उसको उसी भाषा में सिखाया जाता है। बालक की मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस विधि में नियमों को कराए बिना भाषा सिखाई जाती है, अर्थात वास्तविक भाषा, है ना। और इस विधि में बोलने पर अधिक बल दिया जाता है, प्रत्यक्ष डायरेक्ट विधि में। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है ना, प्रत्यक्ष विधि में दोस्तों यही होता है, प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड में, कि व्याकरण जो होता है वो आगमन विधि, किसका? आगमन विधि, आगमन विधि द्वारा सिखाया जाता है। द्वितीय भाषा, लक्ष्य भाषा सीखने की यह विधि श्रेयस्कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड टीएलएम के चयन के लिए सही नहीं है? फिर निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया, निगेटिव ही पूछा गया। बताओ, एक अध्यापिका है, ठीक है, एक अध्यापिका है, वो कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड टीएलएम के चयन के लिए सही नहीं है? निगेटिव पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है कि चयनित सामग्री समूह आयु के बच्चों के प्रयोग के लिए आकर्षक और सुरक्षित होनी चाहिए। गलत बात। चयनित सामग्री ऐसी हो जो बच्चों को जिज्ञासा के साथ खोजबीन और प्रयोग करने में पर्याप्त अवसर दे। ये भी गलत है, क्योंकि इसमें निगेटिव पूछा गया ना, ये सब पॉजिटिव है, पॉजिटिव को नहीं ढूंढना है। निगेटिव पूछा है तो निगेटिव ही ढूंढेंगे। चयनित सामग्री अधिमानतः स्थानीय रूप से निर्मित या स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जिससे आसानी से बदला जा सके, ये भी सही है, लेकिन आंसर के हिसाब से गलत है, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर गलत है। चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों के द्वारा बनाई गई होनी चाहिए और फिसलने को बचाने के लिए कुछ खुरदरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चौथा,
राइट आंसर हो जाएगा चौथा, क्योंकि निगेटिव पूछा गया है तो हमें पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव तो सारे गलत हो गए हैं, है ना। निगेटिव पूछा गया तो निगेटिव आंसर हो जाएगा चौथा। चलो आगे देखते हैं। एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिका की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। इस कार्य का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन पहला है विस्तृत पठन का अभ्यास करवाना, दूसरा है कि नई शब्दावली के प्रयोग का अभ्यास करवाना, तीसरा है संरचनाओं का नियंत्रित अभ्यास करवाना, या फिर सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा है। इस कार्य का उद्देश्य क्या होता है? विस्तृत पठन का अभ्यास करवाना, गलत। नई शब्दावली का प्रयोग के अभ्यास करवाना, गलत। संरचनाओं का नियंत्रित अभ्यास करवाना, गलत। सहपाठी के काम की जांच के लिए कौशल विकसित करना, ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब फिल इन द ब्लैंक्स। वे अध्यापक के पीछे पीछे शिशु गीत गाते हैं, गलत है। वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं, तो पॉजिटिव लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं। वे अपनी कॉपी में अक्षरों की बार बार ट्रेसिंग करते हैं या फिर बार बार लिखते हैं, गलत है। मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के विकास पर होता है, ये भी ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं, ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है, मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम रूप से भी जांचती हूँ। यह विद्यार्थी लेखन के किस चरण पर है? प्रारूपण होगा, पुनः प्रारूपण होगा, प्रूफ रीडिंग होगा, या फिर सहपाठी मूल्यांकन होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, कक्षा 5 की एक विद्यार्थी है, वो कहती है कि मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम रूप से भी जांचती हूँ। ये विद्यार्थी लेखन के किस चरण में है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, प्रूफ रीडिंग। कैसे? देखिए, प्रूफ रीडिंग का मतलब होता है कि शिक्षक को देने से पहले क्या करते हैं, शिक्षक को देने से पहले शिक्षार्थी के द्वारा अपने कार्य की सटीकता के लिए अंतिम रूप से जांचना, उसको कहते हैं प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग में क्या होता है कि छात्र जो होते हैं वो अपनी गलतियों को दूर करता है और यह निश्चित करता है कि जो भी लिखा है वो सत्य ही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रूफ रीडिंग। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने कक्षा में पठन कोना सृजित करना चाहती है। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए? ऑप्शन पहला है, क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने माने हैं, बाल साहित्य के माननीय लेखक हैं? नेक्स्ट ऑप्शन है, क्या पुस्तकें कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों की स्वतंत्र पठन स्तर के अनुसार लिखी गई है? ये ऑप्शन गलत है। तीसरा है कि क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा की पठन पाठ्यचर्या के लक्ष्य को संबोधित करने में मदद करती है? ये भी ऑप्शन गलत है। दूसरा गलत है और दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है। क्या ये पुस्तकें एक से अधिक निर्देशात्मक प्रसंग में प्रयोग के लिए उपयुक्त है? ये भी ऑप्शन गलत है। तो कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोना सृजित करना चाहती है। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न को सबसे अधिक इंपॉर्टेंट मानना चाहिए? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक, है ना। क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने माने हैं, बाल साहित्य के माननीय लेखक हैं? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला। राइट आंसर हो जाएगा पहला। देखिए, पाठ्य पुस्तकें बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप होती है। जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं वो बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप होती है। जैसे कक्षा 2 का बच्चा है, अगर हम उसे क्लास 11th की बुक पकड़ाएंगे तो वो पढ़ लेगा नहीं ना। तो पाठ्य पुस्तकें ऐसी होनी चाहिए जो बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, जो भाषा होती है, भाषा शैली में सरलता होनी चाहिए, सरलता है ना। भाषा शैली में सरलता होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए, अस्पष्टता होनी चाहिए, अस्पष्टता होनी चाहिए, अस्पष्टता और मौलिकता भी होनी चाहिए, अस्पष्टता और मौलिकता भी होनी चाहिए, प्रभावशीलता भी होनी चाहिए, प्रवाहशीलता भी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार। पुस्तकें जो होती हैं वो सचित्र और आकर्षक होनी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे क्या करते हैं ना, वो चित्र के माध्यम से ही आकर्षित होते हैं। अच्छा, इसमें ये बना हुआ है तब तो मैं ये पढ़ूंगा, अच्छा मैम ये क्या बना है,
उसमें चित्र के माध्यम से अगर रंगीन चित्र होंगे तो बच्चे उसमें ज़्यादा आकर्षित होंगे। तो इसलिए बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। और भाषा के विविध रूप में प्रस्तुत करने वाली होनी चाहिए, किसमें? विविध रूप में, विविध रूप से प्रस्तुत करते रहने चाहिए और बच्चों की वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई होनी चाहिए। जैसे आप लोग कोई पोयम सुनाते हो तो बच्चों के वास्तविक जीवन से सुनाइए, उनसे ये कहकर, तब वो बच्चे वो चीज़ें वो जल्दी से अपने माइंड में बैठा लेंगे और वो कभी भूलेंगे नहीं, है ना? तो बच्चों को दैनिक जीवन, वास्तविक जीवन से ही जुड़ी उन्हें कहानियाँ भी बताना चाहिए। पाठ्य पुस्तक उसी के अनुसार होनी चाहिए, है ना? और जिस कक्षा की पुस्तकें हैं उसके पठन पाठचर्या लक्ष्य से संबंधित भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप क्लास 12th की, क्लास 6 की कविता आप क्लास 1 या क्लास 2 के बच्चों को पढ़ाओगे तो उसकी समझ में नहीं आएगा ना, उन्हें क्या पता? तो उन्हीं के मानसिक स्तर के अनुसार ही हमें पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हमें वास्तविक जीवन से रिलेटेड उनको पढ़ाना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था और ईजी भी था और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था और 100% आने के चांस भी है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा उपागम विधि शिक्षार्थी की जीवन की वास्तविक परिस्थितियों का भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है? पहला है प्राकृतिक उपागम। ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया क्या? नहीं, ऑप्शन रिपीटेड है, बाकी क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन अलग है। तो देखिए, कौन सा उपागम विधि शिक्षार्थी की जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है? ऑप्शन पहला है प्राकृतिक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड या फिर श्रव्यभाषिक विधि। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, कम्युनिकेटिव अप्रोच। ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर, संप्रेषणात्मक उपागम। देखिए, कम्युनिकेटिव अप्रोच का मतलब होता है कि संप्रेषणीय, है ना, संप्रेषणीय उपागम शिक्षार्थियों को वास्तविक संप्रेषण में प्रभावशाली ढंग से शामिल करता है और ये शिक्षार्थी केंद्रित उपागम है जो शिक्षार्थी की प्राकृतिक वातावरण में सहज रूप से भाषा सीखने में क्या करते हैं, हेल्प करती है और शिक्षार्थी दैनिक जीवन रोजमर्रा की भाषा की प्रयोग करके प्रत्यक्ष अनुभव भी प्राप्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता होनी चाहिए, किसमें मास्टरी होनी चाहिए? साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें मास्टरी होना चाहिए? ऑप्शन पहला है ध्वन्यात्मक जागरूकता और प्रवाह। सेकंड ऑप्शन है दृश्य शब्दावली और प्रतिमानों की पहचान। तीसरा है डिकोडिंग और भाषा अवबोधन। चौथा है सटीकता और ध्वन्यात्मक बोध। देखिए, साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता होनी चाहिए? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन तीसरा होगा। क्या हो जाएगा? डिकोडिंग और भाषा अवबोधन। कैसे? देखिए, साक्षरता अर्जित करने से तात्पर्य पढ़ाया गया समझकर उसका परिस्थिति विशेष के अनुसार उचित प्रयोग करने से है, अर्थात डिकोडिंग एवं भाषा अवबोधन से है। डिकोडिंग का मतलब होता है अक्षर पहचाना। डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? अक्षर पहचानना, है ना। और भाषा अवबोध का मतलब होता है पढ़कर समझना। पढ़कर समझना ये होता है अवबोध, अर्थात पढ़ने के साथ साथ अर्थ को ग्रहण करना। ठीक है, चलो तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम लिटरेसी टीचिंग अप्रोच अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है? ऑप्शन पहला है समग्र भाषा पद्धति, दूसरा है व्याकरण अनुवाद, तीसरी है स्थितिपरक उपागम या फिर ध्वनि विज्ञान निर्देश सिचुएशनल अप्रोच। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम लिटरेसी टीचिंग अप्रोच अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है? समग्र भाषा पद्धति होगा, व्याकरण अनुवाद है, स्थितिपरक उपागम है या फिर ध्वनि विज्ञान विशेष। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन चौथा हो जाएगा, ध्वनि विज्ञान निर्देश। कैसे? देखिए, ध्वनि विज्ञान निर्देश, जहां ध्वनि का प्रयोग किया जाता है वहीं पर ध्वनि विज्ञान निर्देश होता है। यहाँ अक्षरों और ध्वनियों के बीच संबंध स्थापित हो रहा है ना। क्या हो रहा है? संबंध स्थापित हो रहा है, इसलिए ध्वनि विज्ञान निर्देश है। चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवकथन ए। इस टाइप के क्वेश्चन तो भैया बहुत ट्रेंडिंग है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोगों को सावधानी से अवकथन को और कारण को अच्छे से पढ़ना है, तब इसका आंसर देना है। यहाँ पर है कि भाषाई निपुणता व्याकरणिक दृष्टि से सही वाक्य बनाने की योग्यता है। कारण आर दिया गया है भाषाई निपुणता सुविधा और प्रवाह के साथ भाषा के इस्तेमाल करने की योग्यता है। सही उत्तर का चयन कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है पहला ऑप्शन है
ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, भाषाई निपुणता व्याकरणिक दृष्टि से सही वाक्य बनाने की योग्यता है। यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है, पहला गलत है। भाषाई निपुणता सुविधा और प्रवाह के साथ भाषा के इस्तेमाल करने की योग्यता है, तो कारण तो सही है। तो यहाँ पर ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर है। ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर है दोस्तों। बताइए क्वेश्चन, देखिए आप लोग क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे अच्छे से तब इसका रिप्लाई देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में, तो यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो जाएंगे कारण और कथन से। चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ पुस्तक के बारे में सही नहीं है, नहीं पूछा गया है। पहला है कि यह पाठ्यक्रम लागू करने का मुख्य क्रियान्वयन उपकरण है। सेकंड है कि यह साहित्य की विभिन्न विधाएं प्रस्तुत करता है। यह पाठ्यक्रम के उद्देश्य प्राप्त करने में मदद करती है, या फिर यह शैक्षिक गतिविधियों की योजना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निगेटिव पूछा गया है, तो यह पाठ्यक्रम लागू करने का मुख्य क्रियान्वयन उपकरण है, इम्प्लीमेंटेशन टूल, सही बात है। यह साहित्य की विभिन्न विधाएं प्रस्तुत करता है, ये भी सही है। यह पाठ्यक्रम के उद्देश्य प्राप्त करने में मदद करती है, ये भी सही है। यह शैक्षिक गतिविधियों की योजना है, ये ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर ये तीनों गलत हो जाएगा और ये सही, क्योंकि नहीं पूछा गया है तो नहीं का भाई नहीं ही होता है, इसलिए चौथा ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। दिल से बने रहने के लिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, सो प्लीज़ आप लोग इस क्लास को मिस मत करिएगा, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों जितने लोग इस सेशन को देख रहे हैं वो सबसे पहले इस सेशन को लाइक कर लेंगे, और लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचा दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर डाल दीजिएगा। और इस चैनल पर जितने लोग विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।